स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस की। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बीए एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो आज हम प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक। तो प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्लेटो जो थे वो ऐसा मानते थे कि एजुकेशन एकमात्र शिक्षा एकमात्र एक ऐसा हथियार है जो पूरे स्टेट को एक डिसेंट वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में बना सकता है। जो स्टेट के लोगों को एक बेहतर इंसान बना सकता है, उसका एकमात्र तरीका क्या है? एजुकेशन। ठीक है। तो अब प्लेटो ने किस हिसाब से अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी, क्या उसका करिकुलम था, सब कुछ हम देखेंगे, सारी चीज़ें वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो प्लेटो का मानना क्या था, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स टू डेवलप पर्सनैलिटी। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ आज भी लागू होती है, इसका मॉडर्न टाइम्स में भी रेलेवेंस है कि हाँ, एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। अब देखिए, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी उसमें इन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी किया था। ठीक है, कि स्टेट और कंपलसरी किया था, प्लस एजुकेशन किसके हाथ में होनी चाहिए? स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। पेडागोगिक्स एजुकेशन सिस्टम मतलब इम्पार्टिंग एजुकेशन, स्टेट ही लोगों को, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि अपने हर नागरिक को एजुकेट करे, ये प्लेटो का मानना था। और वर्चुअस सिटीजन थ्रू एजुकेशन, हाई क्वालिटी जो हमें सिटीजन चाहिए, हमें हाई क्वालिटी लोग जो चाहिए, ऑफ ग्रेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही लोग बन सकते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो हम एक एक करके पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने क्या मेथड अपनाया, कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी। तो उसके लिए हम डायलेक्टिकल मेथड पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू उन्होंने दो एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया। पहला एथेनियन सिस्टम, जहां वो खुद रहते थे, और दूसरा स्पार्टन सिस्टम। जब पेलोपोनेशियन वार में एथेंस हार गया था स्पार्टा के हाथों, तब प्लेटो ने ये चीज़ें नोटिस करी कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम हार गए। तो जब आप किसी अपोजिशन को भी आप केस स्टडी उसकी करते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, तो एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छे थिंकर की पहचान है कि जिसने उसको हराया है और जिस जिस देश ने उसके देश को हराया है वो उससे भी सीखे। और यही सेम चीज़ प्लेटो ने करी। स्पार्टा ने एथेंस को हराया था, तो प्लेटो ने स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर सकते हैं या अपना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम एथेनियन सिस्टम की बात करें कि उस समय एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था। तो फर्स्ट, कंटेंट। एथेनियन सिस्टम के कंटेंट में था मैथ्स, ज्योमेट्री, म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स। ये सारी चीज़ें एथेंस में पढ़ाई जाती थी, मैथ, ज्योमेट्री, म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स। और प्लेटो का ऐसा मानना था कि जो कंटेंट है एथेनियन सिस्टम का वो बहुत अच्छा है। ठीक है। देखिए, मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप आर्ट्स वाले होंगे चाहे आप साइंस किसी भी हो, लेकिन एक बेसिक मैथ्स हर इंसान को आनी चाहिए। क्योंकि मैथ सिर्फ ये नहीं है कि आपके कंपटीशन में नेसेसरी है या हर जगह आ रही है मैथ इसलिए, नहीं। मैथ्स आपको लॉजिकल इंसान बनाती है। अगर आप मैथ सॉल्व करते हैं तो आप लॉजिकल इंसान बनते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है। और म्यूज़िक, म्यूज़िक आप सोच रहे होंगे कि म्यूज़िक का क्या काम, म्यूज़िक कौन सा ऐसा खास कंटेंट है, लेकिन नहीं, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको असली म्यूज़िक और सही म्यूज़िक की पहचान है ना, आप अगर सही से म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक आपको इतना मैच्योर बना सकता है, आपकी पर्सनैलिटी इतना डेवलप कर सकता है कि शायद ही कोई और करेगा। लेकिन उसके लिए आपको असली म्यूज़िक को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि ये जो रैप चल रहा है, ये कल्चर वो कल्चर, ये वाले कल्चर वाले म्यूज़िक नहीं। आपको असली म्यूज़िक जानना होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, क्या नोट्स हैं, क्या सुर हैं। आपको प्रॉपर एक एक म्यूज़िक पढ़ना होगा, आपको म्यूज़िक सुनना होगा, वो आपके माइंड को डेवलप करता है। तो ये था कंटेंट एथेनियन सिस्टम का। अब बात करते हैं नो इक्वालिटी। एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कोई इक्वालिटी नहीं थी, मतलब वहाँ पे आदमी औरत सबको बराबर एजुकेशन नहीं देती थी, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। और नॉट कंपलसरी एजुकेशन, एथेनियन सिस्टम में तब के टाइम पे कंपलसरी एजुकेशन नहीं था।
उसके बाद नो प्रोविज़न ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन जैसा भी कोई प्रोविज़न नहीं था कि लोगों को मिलिट्री एजुकेशन देनी ही चाहिए, ठीक है। अब मिलिट्री एजुकेशन क्या करती है, किसी भी देश में अगर मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी होती है तो मिलिट्री करती क्या है हमारे देश की, मिलिट्री एजुकेशन से आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है, ठीक है। जब आप एक डिसिप्लिन का कल्चर आपके अंदर डेवलप होता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे दिखता है। इसलिए मिलिट्री एजुकेशन प्लेटो को ऐसा लगता था कि इंपॉर्टेंट है, बट उस टाइम पे एथेनियन सिस्टम में कोई प्रोविज़न मिलिट्री एजुकेशन का नहीं था, जिसके वजह से डिसिप्लिन की कमी थी एथेंस में, ठीक। तो ये क्या था, ये था एथेंस का एजुकेशन सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये तब के टाइम का है जब प्लेटो थे, ठीक। प्लेटो ने ये एजुकेशन सिस्टम नहीं दिया, ये तब का पहले से था एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं स्पार्टन सिस्टम कैसा था एजुकेशन का। वहाँ पर जब पढ़ा प्लेटो ने स्पार्टन सिस्टम को तो पाया कि स्पार्टन सिस्टम में इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस है, मतलब मेल और फीमेल को बराबर देखा जाता है, बराबर एजुकेशन का प्रोविज़न है। फोकस ऑन मिलिट्री एजुकेशन, स्पार्टा में मिलिट्री एजुकेशन पे फोकस था। तीसरा फोकस ऑन डिसिप्लिन, अब देखिए मिलिट्री एजुकेशन में फोकस है तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में भी फोकस होगा ही स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। अब चौथा बात करते हैं कंपलसरी एजुकेशन। स्पार्टा में एजुकेशन सबके लिए क्या थी, कंपलसरी, अनिवार्य थी। ये नहीं कि अगर मन हो तो कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ा, वैसा कुछ नहीं था, कंपलसरी एजुकेशन थी। तो ये तो दोनों सिस्टम थे आपके, कौन से, स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम और एथेंस का। अब डायलेक्टिकल मेथड मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस देखी हैं वो तुरंत खुद ही से ग्रैस्प कर लेंगे कि भाई हाँ, अब डायलेक्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे प्लेटो, कि इनकी सारी बातें देख ली, एथेंस सिस्टम की, स्पार्टन सिस्टम की सारी बातें देख ली, अब जो सही बातें होंगी वो दोनों की उठा के लेंगे और अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दे देंगे। यही होता है डायलेक्टिकल मेथड, जो आपको मैंने पिछली वीडियो पर भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वो आप स्किप मत करिएगा। तो प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कंटेंट को लेकर क्या कहा, एथेंस का कंटेंट प्लेटो को बहुत अच्छा लगा, तो प्लेटो ने कंटेंट को इंक्लूड कर लिया अपनी एजुकेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, ठीक। नो इक्वालिटी की बात प्लेटो को गलत लगी कि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ पे एजुकेशन सही से नहीं हो पाएगी, वहाँ पे देश सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, वहाँ पे लोग सही से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएंगी। अगर कहीं पे भी असमानता होगी, मतलब स्त्री और पुरुष में भेद होगा, तो वहाँ पर कभी भी अच्छी सोसाइटी नहीं डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं नॉट कंपलसरी एजुकेशन। अब एजुकेशन कंपलसरी नहीं थी, इसको भी इन्होंने काट दिया, इसको नहीं लिया इन पॉइंट्स को अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि प्लेटो को लगता था एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। नो प्रोविजन ऑफ मिलिट्री एजुकेशन एंड लैक डिसिप्लिन, इसको भी प्लेटो ने काट दिया, डिसगार्ड कर दिया। ये भी चीज़ें प्लेटो ने एथेंस के सिस्टम में अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड नहीं करी, उन्होंने सिर्फ क्या लिया, कॉन्टेंट लिया। फिर स्पार्टन सिस्टम में उन्होंने इक्वालिटी ऑफ एक्सेस ले लिया, फोकस ऑन मिलिट्री एजुकेशन ले लिया, फोकस ऑन डिसिप्लिन ले लिया, कंपलसरी एजुकेशन ले लिया। ये चारों चीज़ें उन्होंने स्पार्टन सिस्टम की अडॉप्ट कर ली, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ उन्होंने अडॉप्ट करी। फर्स्ट कंटेंट, सेकंड इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, दूसरा फोकस ऑन मिलिट्री एजुकेशन, तीसरा फोकस ऑन डिसिप्लिन, चौथा कंपलसरी एजुकेशन, ठीक। और ये सारी चीज़ें काट दी उन्होंने, ठीक। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लेटोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो प्लेटोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस थी, आपने अभी पढ़ा, कंपलसरी एजुकेशन थी, ये प्लेटो का सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम बता रहे जो उन्होंने लिया, मिलिट्री एजुकेशन थी, और कंटेंट में क्या था, ज्योमेट्री, मैथ्स, म्यूजिक एज इट इज, जैसा एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में था। अब रिलेवेंस आज के टाइम पे क्या है प्लेटो की एजुकेशन की, थ्योरी ऑफ एजुकेशन की, कि ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट है। मतलब देखो एजुकेशन तो हर जगह ज़रूरी है, एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट आएगी सोसाइटी में। और डैनियल बेल, बहुत बड़े थिंकर, उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज अ पावर सेंटर काम करती हैं 21 सेंचुरी में। किसी भी इंसान को पावर देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज अ पावर सेंटर काम करती हैं। मतलब पहले टाइम पे क्या होता था, राजा लोग कौन होते थे, जो पैदा हुए हैं एज अ राजा, बट आज के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के हाथ में पावर देती हैं पढ़ाई ज्ञान के थ्रू। अमर्त्य सेन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने बात करी है। वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने बोला है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक। ये इसका रिलेवेंस है मॉडर्न टाइम्स में। आप इसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिखवाऊंगा और एक एक नोट्स एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा आप
जो थ्योरी ऑफ मेन एजुकेशन है, जो उनका करिकुलम होगा, ठीक है, स्कीम ऑफ एजुकेशन की, कितने साल तक कितने साल की पढ़ाई, कितने साल की कितने साल तक पढ़ाई, आप यहाँ से वहाँ तक पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी देख लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा कि एग्ज़ाम यार तब क्यों नहीं होते थे, तब क्यों होते थे, किस तरह से स्कीम ऑफ एजुकेशन है। बट आज इस वीडियो के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको इस प्लेटोज की स्कीम ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। ठीक, इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपनी लास्ट सीट पे, ये ठीक। अब बात करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का करिकुलम क्या था, किस तरह से प्लेटो ने डिज़ाइन किया था। प्लेटो ने कहा था कि लोग यहाँ से यहाँ भर्ती होंगे, यहाँ से यहाँ भर्ती होंगे, उनके अंदर रीज़न एलिमेंट होगा तो वो रूलिंग क्लास में जाएंगे, करेज होगा तो वो सोल्जर क्लास में जाएंगे, एपेटाइट होगा तो वो प्रोड्यूसर क्लास में जाएंगे। तो इसके लिए क्या पढ़ाई थी, कहाँ से एलिजिबिलिटी आती थी कि कौन रूलिंग क्लास बनेगा और कौन प्रोड्यूसर क्लास बनेगा, ये आज आपको प्लेटोज की थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो प्लेटो ने बेसिकली 4 चीज़ें बताई थी, 4 स्टेज बताए थे। ठीक, अब वो स्टेजेस कैसे चलेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, ठीक है, तो स्टेट उसको एजुकेशन देगा। सबसे पहली चीज़, कौन एजुकेशन देगा उसे? स्टेट उसको एजुकेशन देगा। तो किस तरह से स्टेट एजुकेशन देगा? पहला, प्राइमरी एजुकेशन होगी 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, 0 से 6 साल तक के बच्चे को मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाएंगी, म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, ड्रामा, प्ले, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए छोटा बच्चा जो होता है ना, वो उसका माइंड बहुत तेज होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। तो मॉरल स्टोरीज उस टाइम पे अगर उसको सुनाई जाएंगी तो वो मॉरली एथिकली उसका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड होगा, बहुत ही स्ट्रांग। और म्यूज़िक उसके अंदर धीमे धीमे मैच्योरिटी लाने का काम करेगी, धीमे धीमे उसके माइंड को और ओपन करने का काम करेगी। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया। एक बच्चा होता है, एक मतलब एक मदर होती हैं, वो अपने बच्चे को लेके जाती हैं प्लेटो के पास। ठीक है, और वो प्लेटो से कहती हैं कि मुझे अपने बच्चे को आपके जैसा बनाना है। ठीक है, प्लेटो से कहती हैं कि मुझे अपने बच्चे को आपके जैसा बनाना है। तो प्लेटो पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सन्स एज, मतलब आपके बेटे की आयु कितनी है, उम्र कितनी है। ठीक है, कि मतलब आपका बेटा कितने साल का है अभी। तो उसकी मदर ने जवाब दिया कि मेरा बेटा 7 साल का है, 7 ईयर्स। ठीक है, तो प्लेटो ने जवाब दिया कि यू ऑलरेडी मिस द बस। इसका मतलब क्या हुआ कि बस तो पहले ही निकल चुकी है। इसका मतलब यहाँ प्लेटो क्या कहना चाहते हैं कि अब ये प्लेटो नहीं बन सकता है, क्योंकि 0 से 6 साल इंसान के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। उसके जो बेस बिल्डअप होता है वो 0 से 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ चाइल्ड। इसलिए प्लेटो ने कहा कि अब तो बस छूट चुकी है, अब ये प्लेटो नहीं बन सकता है। ऐसे ही एक थिंकर और हुए, मोजार्ट, आप जानते होंगे उस टाइम पे 21st सेंचुरी 20th सेंचुरी, मोजार्ट बहुत ही बड़ा नाम था मोजार्ट। ठीक है, पूरा डोमिनेट करते थे वो उस टाइम पे। तो एक बच्चा गया था, बच्चा क्या, एक इंसान गया था, एडल्ट 18 ईयर्स का था। ठीक, और वो कहता था कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे मोजार्ट बनना है। तो उन्होंने कहा कि तुम मोजार्ट नहीं बन सकते हो, तुम्हारी एज क्या है। तो उन्होंने बोला 18 साल। तो बोलते हैं तुम मोजार्ट नहीं बन सकते हो। तो वो लड़का बोलता है बताओ कैसी बातें कर रहा है, ये खुद 21 साल में बना और इतना बड़ा, और मैं तो अभी 18 का ही हूँ, लेकिन मुझसे कह रहा है कि तुम मोजार्ट नहीं बन सकते हो। उससे उसने रीज़न पूछा कि मैं मोजार्ट क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इसका रीज़न ये है कि तुमने ऑलरेडी वो काम नहीं कर रहे हो तुम जो मैंने करे थे जब मैं 18 साल का था। मैं जब 18 साल का था तब मैं लोगों से जाके पूछ नहीं रहा था कि मुझे मोजार्ट बनना है। तो ये चीज़ होती है कि आपके जो बेसिक ईयर्स होते हैं ना, तभी जो आपकी पढ़ाई के ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी फ़िलहाल। चलिए, प्राइमरी एजुकेशन हो गई 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, जिसमें मॉरल स्टोरीज, म्यूज़िक, प्ले और ये सब, और यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा 7 ईयर्स में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन होगी 7 से 18 साल। 7 से 18 साल बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? जिम्नास्टिक्स, म्यूजिक, लिटरेचर, पोएट्री एंड अदर जनरल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस क्या होगा? बिल्डिंग कैरेक्टर, डिसिप्लिन और बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल्स बच्चे में आ जाएं। फिर 18 साल में पहला एग्जामिनेशन, पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और उसमें जो लोग फेल हो जाएंगे,
देखो जो लोग पास हो जाएंगे वो आगे की एजुकेशन में चले जाएंगे, 18 से 20 के लिए चले जाएंगे, लेकिन जो फेल हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे जाके, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स और फार्मर्स, उनको ये जॉब मिल जाएगी। तो 18 साल में पहला एग्जाम, ठीक है, इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखते जाइए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 0 to 6 years मॉरल स्टोरीज, म्यूजिक, प्ले, ठीक, ये सब। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन 7 से 18 ईयर्स में, जिम्नास्टिक्स, म्यूजिक, लिटरेचर, पोएट्री, ये सब, और फिर पहला एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। उसके बाद दूसरा 18 to 20 हायर एजुकेशन, 18 to 20 और 20 to 30। अब 18 to 20 में क्या दिया जाएगा, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 18 से 20 साल में इंसान सबसे ज़्यादा जवान होता है, तो उसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और 20 ईयर्स में एक फिर एग्जाम होगा, पहला एग्जाम 18 में होगा, दूसरा एग्जाम 20 ईयर्स में होगा, दूसरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस 20 ईयर्स में होगा। और इस एग्जाम में जो पास कर जाएंगे वो आगे की एजुकेशन के लिए जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो बन जाएंगे सोल्जर, ठीक है, या फिर ऑक्सिलरीज, ठीक है, सोल्जर या फिर ऑक्सिलरीज बन जाएंगे जो लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे। फिर दूसरी स्टेज पे हायर एजुकेशन की 20 to 30 ईयर्स, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, डायलेक्टिक्स, फिलॉसफी, लॉजिक, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। 20 to 30 ईयर्स के बाद जब आदमी ये 30 ईयर्स तक पढ़ेगा, फिर 30 ईयर्स में एक और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, एक और एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पे जो लोग पास हो जाएंगे वो आगे की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे, और जो लोग फेल हो जाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र, ये सब बन जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद एट द एज ऑफ, ये 20 ईयर्स का यहाँ पे इसी का पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख लीजिएगा। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स सेकंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस, एंड दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल फर्दर गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ओनली दोज हु शोज कैपेसिटी फॉर द हायर लर्निंग, ओनली सच पर्सन विल गो फॉर हायर एजुकेशन। तो जो पास होता जाएगा उसे हायर एजुकेशन मिलता जाएगा, और जो फेल होगा उसे उसकी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा कि आपका ये काम है। फिर थर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस 30 ईयर्स में होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजर बनेगा, जो मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर बताया ना कि थर्ड फिल्ट्रेशन 30 ईयर्स में होगा। पहला फिल्ट्रेशन 18 ईयर्स के एज में, दूसरा फिल्ट्रेशन 20 ईयर्स के एज में, तीसरा फिल्ट्रेशन 30 ईयर्स के एज में। अब बात करते हैं फोर्थ एंड फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग। अब ये 30 to 35 ईयर्स और 35 to 50 ईयर्स दो भागों में बटा है। पहला स्टेज में 30 to 35 ईयर्स में बच्चे को क्या सिखाया, बच्चा क्या, अब बच्चा तो रह नहीं गया, अब तो वो एडल्ट हो गया। अब लोगों को क्या सिखाया जाएगा, फिलॉसफी एंड डायलेक्टिक्स। अब मेन फोकस धीमे धीमे फिलॉसफी में शिफ्ट हो गया, फिलॉसफी और डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाएगा। और 35 ईयर्स में कोई एग्जाम नहीं होगा। मैं ये इतना क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बुक्स में तो नहीं, मतलब मैंने तो बुक्स ही पढ़ के आपको ये बताया हूँ, लेकिन बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे, बहुत सारे टीचर्स आपको लाइन से ये बता रहे हैं कि 35 ईयर्स में भी एक एग्जाम होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, 35 ईयर्स में कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा 35 to 50 में, सेकेंड जो स्टेज होगी वहाँ पे 50 ईयर्स में जाके आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो फ्रॉम 35 to 50 ईयर्स practical experience will be given and the person show the eligible for the position of philosopher king and eventually become philosopher king in future, so education for philosopher king will never stop and go on throughout his life। इसका मतलब ये हुआ कि 35 से 50 साल, 35 साल तक तो सारी पढ़ाई हो गई आदमी की, अब 35 से 50 साल उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतार दिया जाएगा और उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी और सारी चीज़ें कैसे टैकल करता है सिचुएशन, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इस 50 ईयर में एक फाइनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा 50 ईयर्स ऑफ एज पे, ठीक, एक फाइनल एग्जाम। और जो इसे पास करेगा वो काबिल हो जाएगा क्या बनने के, फिलोसफर किंग बनने के, ठीक। और जो फेल हो जाएगा वो हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव और एडवाइजरी रोल्स, मतलब मिनिस्टर टाइप बन जाएंगे जो लोग फेल होंगे। और अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि फिलोसफर किंग जो यहाँ पे पास होके निकलेगा उसकी एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी, मरते दम तक वो ज्ञान लेता रहेगा, सीखता रहेगा, ठीक। और एक दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके मन में ये होगा ना कि यार 50 ईयर्स की एज में एग्ज़ाम होगा फाइनल फोर्थ, और जो पास होगा वो फिलोसफर किंग बन जाएगा। तो जितने लोग पास होंगे, बहुत सारे, अगर 4-5-6 लोग पास हो गए तो क्या सारे फिलोसफर किंग बन जाएंगे? तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, सारे लोग फिलोसफर किंग नहीं बनेंगे। जैसे 5 लोग पास हुए तो उसमें भी फिर अलग वैल्यूज़ देखी जाएंगी कि कौन एक राजा बनने लायक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो राजा बनना चाहते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो राजा बनना नहीं चाहते। तो जो राजा बनना नहीं चाहते होंगे उन्हीं को राजा बनाया जाएगा, क्योंकि एक राजा के अंदर खुद राजा बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर इच्छा किसकी होनी चाहिए? सिर्फ लोगों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इनकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है पूरा, और कैसे फिलोसफर किंग कौन डिसाइड होगा, इस तरह से आपको यहीं तक सारा इंपॉर्टेंट था जो आपको पढ़ना है।
इस तरह से फिलोसफर किंग बनाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि क्या लड़कियां नहीं बन सकती थी फिलोसफर क्वीन? तो देखिए, लिखा तो है कि हाँ बन सकती थी, बट प्लेटो ने इस पे इतना ज़्यादा डिटेल से बात नहीं किया है, ठीक है। क्वीन बनने के हिसाब का कोई उतना डिटेल से बात नहीं किया, बट फिलोसफर किंग के बारे में उन्होंने सारी बातें डिटेल से करी हैं अपनी बुक में। तो आई होप आपको पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस और पूरा थ्योरी ऑफ एजुकेशन की स्कीम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम क्रिटिसिज्म बाद में देखेंगे प्लेटो का, हम वापस से इसका रेलेवेंस और उस पर बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये थी प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है कि 0 to 6 ईयर्स, मॉरल स्टोरीज, म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, नो एग्जामिनेशन। फिर 7 to 18 ईयर्स जनरल थिंग्स, सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। फिर पहला एग्जामिनेशन 18 पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सेकंड 18 to 20 मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग। फिर सेकंड फिल्ट्रेशन 20 की एज में। फिर 20 to 30 मैथ, ज्योमेट्री, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस 30 की एज में। फिर 30 to 35 में फिलॉसफी, लॉजिक पढ़ाया जाएगा। फिर 35 से 50 ईयर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा लोगों को। और फिर फोर्थ एग्जामिनेशन और फिलॉसफर किंग के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक। तो ये था प्लेटो का स्कीम ऑफ एजुकेशन। मैंने पूरी भरसक कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, बट अगर अभी भी आपको कोई चीज़ में डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगा और फिर से समझा दूंगा और लाइव सेशन भी ले लूँगा, ठीक। तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एजुकेशन। फॉर प्लेटो, एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव एक्सीलेंस। एजुकेशन इज द मेन टूल टू एस्टैब्लिश आइडियल स्टेट। तो मैं पहले बता चुका हूँ, प्लेटो के लिए एजुकेशन, शिक्षा क्या थी? एक्सीलेंस को अचीव करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका या मेन तरीका आप मान सकते हैं। तो एजुकेशन इज द मेन टूल टू इस्टेब्लिश आइडियल स्टेट फॉर प्लेटो। प्लेटो जिस आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें लगता था कि शिक्षा एक हमारा मुख्य हथियार बन सकता है, ठीक। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये प्लेटो ने कहा था कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, किसकी? स्टेट की। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एजुकेशन को कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं कि नहीं। ये स्टेट की ड्यूटी है कि कंपलसरी एजुकेशन दे बच्चों को, प्लेटो के अकॉर्डिंग, ठीक। प्लेटो कॉल्स द नेचर ऑफ स्टेट एज पेडागोगिक, दैट इज इम्पार्टिंग एजुकेशन। प्लेटो ने नेचर ऑफ स्टेट एजुकेशन को लेकर क्या बताया? पेडागोगिक होना चाहिए। पेडागोगिक का मतलब इम्पार्टिंग एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को इम्पार्ट करने की पूरी, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी स्टेट को उठानी चाहिए कि उनका हर एक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। फॉर प्लेटो, एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन द विलिंगनेस ऑन कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए प्लेटो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ पे प्लेटो ने कहा कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे पेरेंट्स की मर्जी पे नहीं छोड़ना चाहिए, पेरेंट्स की कैपेसिटी और उनकी मर्जी पे नहीं छोड़ना चाहिए कि गरीब हैं, अमीर हैं। तो आजकल क्या होता है? आजकल तो यही होता है कि अगर माँ बाप कैपेबल हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के तो बच्चा पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता है। वो अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो रिक्शा वाले हैं या कोई भी ऐसे हैं लेबर्स हैं, तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो इसके लिए प्लेटो ने यहाँ पे क्या कहा है कि एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स की इच्छा पे डिपेंड करे या पेरेंट्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करे, नहीं। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, ये जिम्मेदारी स्टेट की है बच्चों को एजुकेशन देने की। एजुकेशन शुड नॉट बी वॉलंटरी, रैदर इट शुड बी कंपलसरी। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन को कंपलसरी होना चाहिए, वॉलंटरी नहीं कि हाँ इच्छा हो तो पढ़ लो नहीं तो नहीं पढ़ो, ना, पढ़ना ही है, कंपलसरी होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी द फोर मोस्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट। अब प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? फोर मोस्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स प्लेटो नियर टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो प्लेटो के आज के समय में भी लेके आती है, ठीक है। टुडे इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट स्टेट शुड मेक प्रोविजन फॉर एजुकेशन। आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन का देखिए मॉडर्न टाइम में कितना अच्छा रिलेवेंस है। आज भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है स्टेट की तरफ से कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने कौन सा मेथड यूज़ किया था अपना एजुकेशन देने का, जो मैं आपको ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। अब बस मैं आपको एक एक्सप्लेन्ड वे में समझा रहा हूँ, और आप कैसे लिखेंगे उसके लिए आपको लिखा हुआ चाहिए ना कि हाँ नोट चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लेटो हैज़ यूज्ड डायलेक्टिकल मेथड टू गिव अ स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड दिया था। एजुकेशन इट्स क्वाइट सेंट्रल इन प्लेटोनिक थॉट। एजुकेशन मुख्य तौर पे एकदम सेंटर पे है प्लेटोनिक थॉट में। द टॉपिक ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डेल्ट इन डिटेल। ठीक है, टॉपिक ऑफ एजुकेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। दिस इज द रीजन दैट फ्रेंच फिलोसोफर रूसो हैज कॉल्ड प्लेटोज बुक रिपब्लिक एज द बेस्ट ट्रीटाइज एवर रिटन ऑन
एजुकेशन और द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन एजुकेशन। देखिए ट्रेटाइज का मतलब होता है किताब या एक बहुत अच्छी मतलब किसी चीज़ पे कुछ लिखना, ठीक। तो एक फ्रेंच थिंकर हुए रूसो, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। रूसो एक फ्रेंच फिलोसफर थे और उन्होंने ऐसा कहा कि जो प्लेटो की ये क्या बोलते हैं रिपब्लिक बुक है, ये एक बेस्ट बुक एवर रिटन ऑफ एजुकेशन इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। रूसो के अकॉर्डिंग इतनी अच्छी किताब उन्होंने मानी कि वो कहते थे कि ये बेस्ट ट्रीटाइज एवर रिटन। आज तक के इतिहास में कोई अच्छी किताब, सबसे अच्छी किताब एजुकेशन पे लिखी गई है तो प्लेटो की रिपब्लिक है अकॉर्डिंग टू रूसो, ठीक। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एथेनियन सिस्टम। एथेनियन सिस्टम के उस टाइम पे क्या फीचर थे, मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका हूँ शॉर्ट पॉइंट्स में, बट अभी ये एक नोट्स के फॉर्म में है आपके लिए। इन एथेंस एजुकेशन वॉज प्राइवेट इंटरप्राइज, इट वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द पेरेंट्स। तो एथेंस में ये प्राइवेट थी एजुकेशन, देखा जाए तो वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स की इच्छा पे, ठीक है, या वो कैपेबल हैं कि नहीं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन वाज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एथेंस के एजुकेशन में पहले। ये सब चीज़ें एथेंस के सिस्टम की हैं, ठीक है। आप इसको प्लेटो के देखिए, एथेंस का एक सिस्टम है एजुकेशन का, एक स्पार्टा का सिस्टम होगा और एक जो प्लेटो ने दिया है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद समझ जाएं तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। एथेंस का आप पढ़ रहे हैं अभी। एजुकेशन वॉज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, स्त्रियों को नहीं थी, मतलब वो नहीं पहुंच पाती थी, उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी, उनके पास एक्सेस नहीं था, ठीक है। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, कोई कंपलसरी एजुकेशन नहीं थी एथेंस में। अबव फीचर्स ऑफ एथेनियन सिस्टम वॉज नॉट लाइक्ड बाई प्लेटो। ये जितने भी फीचर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे फीचर्स प्लेटो को बिल्कुल पसंद नहीं आए एथेंस के सिस्टम के। हाउएवर प्लेटो लाइक्ड द कंटेंट ऑफ एथेनियन सिस्टम, प्लेटो को सिर्फ क्या पसंद आया था, कंटेंट एथेनियन सिस्टम का, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनल फैकल्टीज ऑफ मैन, जो लोगों की लॉजिकल फैकल्टीज और रैशनल फैकल्टीज को इंप्रूव करता है, लाइक म्यूजिक, ज्योमेट्री, मैथ्स, लिटरेचर एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्पार्टन सिस्टम का फीचर क्या था, तो कंपलसरी नेचर ऑफ एजुकेशन थी स्पार्टा में। डिसिप्लिन दैट एग्जिस्टेड विद इन द स्पार्टन सिस्टम, डिसिप्लिन बहुत था। कंपलसरी नेचर ऑफ मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी थी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ स्पार्टन सिस्टम विच गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू बोथ द सेक्सेस, स्त्री पुरुष दोनों को ही शिक्षा का अधिकार था, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था। Plato synthesized the institutional nature of the Spartan system with the context of Athenian system and gave his scheme of education. प्लेटो ने दोनों को मिलाया, दोनों के नेचर्स को, स्पार्टन सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने स्पार्टा से ले लिया और कंटेंट को उन्होंने एथेंस से ले लिया और मिला के अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दे दी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लेटोनियन सिस्टम। अब प्लेटोनियन सिस्टम के क्या फीचर्स थे, ठीक, उनके एजुकेशन के। तो पहला, एजुकेशन इज स्टेट कंट्रोल्ड, राज्य द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए एजुकेशन, ठीक है, स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन इज मेंट फॉर बोथ सेक्सेस, मतलब इक्वालिटी की बात करी प्लेटो ने कि स्त्री पुरुष दोनों को एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग इंटरप्राइज, प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जीवन निरंतर मतलब जीवन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, ठीक है, ये ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहना चाहिए, जीवन भर सीखने वाली चीज़ है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू बिकम वर्चुअस, प्लेटो के अकॉर्डिंग एक हाई क्वालिटी इंसान, एक वर्चुअस इंसान बनने के, राइटियसनेस को फॉलो करने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इतना नॉलेज होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप सही गलत में डिफरेंस कर सकें उसके लिए। प्लेटो हैज़ गिवन स्पेशल फोकस टू द एजुकेशन ऑफ गार्डियन क्लास। अब यहाँ पे देखिए एक क्रिटिसिज्म भी, आप इसको बाद में एज अ क्रिटिसिज्म भी देख सकते हैं कि गार्जियन क्लास तो थी, गार्जियन क्लास कौन सी थी, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास, ये जो थी मेनली। ही एलैबोरेट्स इन डेप्थ, उन्होंने गार्जियन क्लास की एजुकेशन में ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा उसके बारे में बात करी है। द एजुकेशन ऑफ दिस क्लास ही डज मेंशन द एजुकेशन। अब देखिए उन्होंने डेप्थ में, गहराई में गार्जियन क्लास की एजुकेशन की बात करी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रोड्यूसर क्लास, जो सबसे नीचे वाली क्लास थी, एपेटाइट जिनका डोमिनेट करता था, प्रोड्यूसर क्लास, ऐसा नहीं कि उन्होंने उनके बारे में बात नहीं करी, उन्होंने उनके बारे में भी बात करी है, लेकिन उतनी बात नहीं करी जितनी रूलिंग क्लास और गार्जियन क्लास इनके बारे में बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ही डज मेंशन द एजुकेशन ऑफ प्रोड्यूसर क्लास बट ही डज नॉट गो इनटू दैट डिटेल, ठीक। अब करिकुलम ऑफ एजुकेशन आप पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम सीधा चलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन का क्या क्रिटिसिज्म था, तो पहला था, प्लेटो इग्नोर्स द एजुकेशन ऑफ प्रोड्यूसर क्लास, ठीक है, प्लेटो ने इग्नोर किया एजुकेशन किसकी, प्रोड्यूसर क्लास की एजुकेशन में उन्होंने उतनी ध्यान नहीं दी, ठीक है।
उन्होंने एपेटाइट डोमिनेट करने वाले जो प्रोड्यूसर क्लास थी उस पर उनकी शिक्षा में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, ये पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, एजुकेशन इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड सच एजुकेशन रिस्ट्रिक्ट्स ऑटोनॉमस थिंकिंग। अब इसमें देखिए एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है जो आपको याद रखना है। प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने बोला कि एजुकेशन को कम्प्लीटली कंट्रोल किसके द्वारा होना चाहिए? स्टेट के द्वारा। अगर आपकी शिक्षा को पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल करेगा, ठीक है, इसका मतलब स्टेट ये कंट्रोल करेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आया? तो अगर स्टेट नहीं चाहता है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ें तो वो नहीं पढ़ने देगा। इससे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर खुद से सोचने की कोई अलग क्षमता नहीं होगी। जैसा उनको स्टेट पढ़ा देगा बस वो वैसा पढ़ लेंगे। इसका प्राइम एग्जांपल मिलता है हमें चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या है, किम ओंग उन है वहाँ का डिक्टेटर। तो उनके यहाँ क्या चलता है? उनके यहाँ ऐसे ही चलता है। उनके यहाँ स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है हर चीज़। वहाँ पे अपने मन की किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं जो स्टेट के द्वारा हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की कोई बुराई करने वाली या डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, इस तरह की किताबें आप वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि लोगों का कहीं दिमाग ना खुल जाए। अब लोग पढ़ेंगे कि बाहर भी लोग इतने खुश हैं डेमोक्रेसी में, इतने सब राइट्स मिल रहे हैं, तो लोग अपोज नहीं करने लगेंगे। इस वजह से स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है एजुकेशन ऐसी जगह पे। तो इससे क्या होता है कि ऑटोनॉमस थिंकिंग इंडिविजुअल की कम हो जाती है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? स्वतः। ऑटो मतलब खुद से, नॉमस थिंकिंग मतलब आप खुद से सोचने की क्षमता लोगों की धीमे धीमे खत्म हो जाती है इससे। अगर आपको लोग एक ही तरह की चीज़ें आपको पढ़ाती जाएंगी, आप खुद से कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी खुद से सोचने वाली क्षमता खत्म हो जाएगी। ये बात है एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, Plato creates a regimented society and the purpose is to create obedient citizens which creates scope for totalitarianism. अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट, कार्ल पॉपर थे, उनके अकॉर्डिंग ये जो प्लेटो जो गार्जियन क्लास की एजुकेशन में इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टेट को हर चीज़ करना चाहिए ऐसा कहते हैं, इससे एक रेजिमेंटेड सोसाइटी होगी। रेजिमेंटेड सोसाइटी क्या होती है? आपने रेजिमेंट सुने होंगे ना, आर्मी वाले, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड और एक तरह से बिहेव करने वाले। तो वो कहते हैं कि एक तरह से ये रेजिमेंटेड सोसाइटी हो जाएगी। प्लेटो सबको ओबीडियंट सिटीजन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओबीडियंट सिटीजन मतलब एकदम देश की बात सुनने वाला, कि हाँ स्टेट ने कहा ऐसा करना है, स्टेट ने कहा वैसा करना है। इससे क्या होगा कि ऐसे लोग हो जाएंगे डेवलप जो सारे लोग स्टेट की बात मानते हैं। इससे एक टोटलिटेरियनिज्म का स्कोप आ जाता है। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? जहाँ पर मतलब आप एक तरह से इस तरह के लोग रूल करते हैं, जो एक ग्रुप होता है वो जैसा कहेगा आप वैसा ही चीज़ें करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। और प्लेटो के अकॉर्डिंग टोटलिटेरियनिज्म का स्कोप इसलिए आ जाएगा क्योंकि जब स्टेट ही सब कुछ पढ़ाएगा, तो आप वही पढ़ेंगे जो स्टेट पढ़ाएगा, और आप क्या हो जाएंगे? ओबीडियंट हो जाएंगे। आपके अंदर एक रेजिमेंटेड सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग। तो प्लेटो जो रेजिमेंटेड सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं, कार्ल पॉपर उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये टोटलिटेरियनिज्म के तरफ ले जाएगी हमारी सोसाइटी को। इससे एक स्कोप आता है, स्कोप मतलब एक चांस रहता है कि इस तरह की पढ़ाई लिखाई टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाती है। और टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? अगर अभी आपको समझ नहीं आया हो तो मैं टोटलिटेरियनिज्म भी समझा दूं, वैसे आगे तो आएगा ये टर्म, बट मैं बता देता हूँ। देखिए, टोटलिटेरियनिज्म is a political system in which the state holds total authority over all aspects of public and private life. स्टेट ही कंट्रोल करता है लोगों की पब्लिक लाइफ को भी और स्टेट और प्राइवेट लाइफ को भी, ठीक है। द गवर्नमेंट सीक्स टू कंट्रोल नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स बट ऑल्सो द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। मतलब ये भी स्टेट डिसाइड करेगा कि आप किन भगवान को मानो, आप क्या करो, आपकी पर्सनल चीज़ों में भी स्टेट इंटरफेयर करता है, तो उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। तो इसका स्कोप बढ़ जाता है कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग प्लेटो की रेजिमेंटेड सोसाइटी बनने की वजह से। तो ये एक इनका क्रिटिसिज्म है, ठीक। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, रेलेवेंस ऑफ, मतलब लिखवा दूंगा रेलेवेंस, ठीक है। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है, बट रेलेवेंस अभी आप लिख नहीं पाए होंगे, तो वो आप नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। बाकी ये थी आपकी पूरी कंप्लीट थ्योरी ऑफ एजुकेशन। बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।